नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन विश्लेषण अभी भी जारी है। उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत एग्जिट पोल के तमाम आंकड़ों को धराशायी करते हुए खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो नतीजे सामने आए उसने एनडीए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को एक बार से मंथन करने पर मजबूर कर दिया। डबल इंजन की सरकार, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, मुफ्त राशन और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के दावे कर रही थी वो 40 से भी कम पर सिमट जाए और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो बीते 10 सालों से एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रहा था वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन बन करके उभरे तो अपने आप में ये बात हैरत में डालती है। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या जातिगत आंकड़ों में उलझी हुई उत्तर प्रदेश की सियासी बाजीगरी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी बाजी मार ले गए? क्या हिंदुत्व का एजेंडा इस बार काम नहीं आया या इसके पीछे वजह कुछ और थी? वो जरूरी मुद्दे जो बीते एक दशक से लगता था कि शायद सियासत के लिए जरूरी नहीं रह गए, जिसमें महंगाई, जिसमें बेरोजगारी और जिसमें खास तौर से मैं जिक्र करूंगा पुरानी पेंशन का, तमाम जो सियासी दलों के जो स्पोक्स पर्सन है, जो नेता है, वो इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो तमाम सारे जो कर्मचारी नेता हैं उन्होंने हमको खास तौर से फोन करके इस बात के लिए कहा कि उनका जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ी, क्योंकि एक बार भी न देश की सरकार न उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको बुला करके उनकी बात सुनने को भी जरूरी नहीं समझा। तो ये वो ऐसे मुद्दे थे जो निश्चित तौर पर आम जनता को प्रभावित कर रहे थे। इस देश के लोगों को नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से सियासत करने वाले लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और वो जो कैंपेन पे निकले थे, उस वक्त देश महंगाई और भ्रष्टाचार से आजिज होकर बदलाव मांग रहा था और वो टकटकी लगाए हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की तरफ देख रहा था। लेकिन इस 10 सालों में उसको क्या हासिल हुआ, ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इसमें शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के उभरा, क्योंकि अभी भी मैं इस बात को मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का मैजिक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। लोग उनको अभी भी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन विश्वास की जो कमी है वो जरूर नजर आती है। मन कहीं ना कहीं मतदाताओं का डावाडोल हुआ। तो क्या यही वजह है? पर्दे के पीछे मतदाता क्या सोचते रहे? एग्जिट पोल करने वाले जो तमाम सर्वे एजेंसियां थी, जो हर पोलिंग के बाद मतदाताओं के बीच जाती थी, क्या वो एक आम पत्रकार की तरह भी उनकी समझ नहीं थी कि वो उन्होंने इस तरीके के आंकड़े पेश किए? क्योंकि जो भी पत्रकार ईमानदारी से फील्ड में काम कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, उनको इस बात की खबर थी कि क्या होने वाला है। शायद यही वजह है कि जो काम करने वाले पत्रकार हैं, जो लगातार फील्ड में रहते हैं, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों से सहमत नहीं नजर आ रहे थे, भले ही वो आंकड़े उनके अपने ही चैनल क्यों ना दिखा रहे हों। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लगभग सभी सियासी दलों के लोग, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सियासी दल हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद है। सभी पार्टी के प्रवक्ता ऋचा राजपूत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रही। आजम खान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे। कुंवर सिंह निषाद जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। 1 सीटों से 6 सीटों का उछाल, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर के पंजे ने इस बार जो कमाल किया वो शायद इससे पहले उनके लिए संभव नहीं था। खास तौर से
9 के बाद से तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ सूखा ही है। और अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। चूंकि डबल इंजन की सरकार ऋचा राजपूत जी की पार्टी की है, तो शुरुआत भी मुझे उन्हीं से ही करनी पड़ेगी। ऋचा राजपूत जी, समझ नहीं पाए आप लोग कहते हैं कि सियासत में अहंकार से दूर रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राजनीति में आप जितना विनम्र होंगे, लोगों के जितना बीच रहेंगे, लोगों की बात को, उनके मनोभाव को जितना समझ पाएंगे और कार्यकर्ताओं को जितनी तरजीह देंगे, उतना ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद से इन तमाम चीजों से बीजेपी दूर हो गई थी, जिसका खामियाजा आपको वहां भी भुगतना पड़ा, जिसके नाम यानी अयोध्या के सहारे आप पूरे देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे? जी मानस जी बहुत-बहुत धन्यवाद इस पैनल में शामिल करने के लिए। देखिए अभी मैंने एक लाइन सुनी जो आपने बोला हिंदुत्व का एजेंडा। मुझे लगता है कि हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं होता है। हिंदुत्व तो हर एक हिंदू की एक विचारधारा है। जैसे इंसान की एक विचारधारा इंसानियत होती है। तो ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं रहा। हम उस विचारधारा पे पहले भी काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दूसरा अगर आप सारे जितना भी ये चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें एक आप आकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे मानस जी कि हम कहीं भी अपने वोटर से दूर नहीं हुए हैं। 2014, 17, 19, 22, 24 इससे पहले भी भाजपा 40% अपना वोटर लेके आती थी ओवरऑल और इस बार भी हम 40 से ऊपर लेके आए मतलब 42% आए। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जनता ने भरोसा नहीं दिया, लेकिन हाँ ये बात से भी हम नहीं नकारेंगे कि जो एक विशेष लाभार्थी वर्ग था जिसको बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी मजहब को देख के एक लाभ दिया गया, उसने कहीं ना कहीं बदलाव की दृष्टि से मान लीजिए या फिर जो झूठे विपक्ष ने एक जाल बिछाया उस पे मान लीजिए या फिर जो इन लोगों ने क्या कहते हैं एक आरक्षण और संविधान का गलत मुद्दा, ये देखिए आप तो मीडिया के ही हैं और आप जनता के बीच में भी रहे हैं और आपको ये भी पता है कि नेतृत्व ने कई बार कहा कि कभी भी लोकतंत्र नहीं बदला जा सकता, संविधान नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो एक उत्तर प्रदेश की जनता है वो अभी, अब हम ये बोले कि नहीं वो विकसित हो गई है तो हमारा पूरा भारत ही विकासशील देश है। उस जनता को समझा पाने का जो समय था, जो उन्होंने पहले दूसरे चरण के बाद फैलाना शुरू किया, लोकतंत्र बदल देंगे, संविधान खतरे में आएगा, इसको हम ठीक से नहीं समझा पाए और वो इसको बहुत तेजी से फैला ले गए। दूसरी बात ये है कि चाहे आप पक्ष में रहिए चाहे विपक्ष में रहिए, अपनी कमियों से सीखते रहना ही पक्ष की भी खूबसूरती है और विपक्ष की भी खूबसूरती है। और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी दोबारा मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए के नेतृत्व में और एनडीए के साथ हम पहले भी थे। आज ये लोग भले ही नीतीश जी को या चंद्रबाबू जी को कुछ भी बोले, लेकिन हमारे संग एनडीए ये पूरे चुनाव भर में साथ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सीट में आने के बाद नीतीश बाबू हमारे साथ आए हैं। तो जो भी कमी रही भाजपा उसका एक समीक्षा करेगी, लेकिन एक जवाब तो विपक्ष को भी देना पड़ेगा। जो 5 साल तक इसने पिछले चुनाव को कहा, ईवीएम बदल दी थी, ईवीएम हैक कर दी थी, वोट नहीं पड़ता, तो ये मोदी जी कैसे डिक्टेटर लगे आपको जब आप इतनी बहुमत से जनता का वोट लेके आए। तो कहीं ना कहीं अब जो भी चुनाव होंगे हम जब मेहनत ईवीएम करके दोबारा हैक जमीन पे करना उतरेंगे। तो गीता राजपूत जी, ईवीएम हैक करना तो एक तरीके का शगुफा था। और इस बात जी की मतलब ये सभी लोग, हम लोग जानते हैं, चाहे वो पत्रकार हो या सियासी दल के लोग हों, वो सभी जानते हैं कि लगातार शिकस्त के बाद ये मुद्दा भी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उठाया गया, जो इस बार भी जीरो पे है। 2014 में भी जीरो थी और पिछली बार अखिलेश यादव का साथ मिल गया तो 10 सीटें पा गई थी। तो ये शगुफा तो मायावती जी की तरफ से छोड़ा गया था, जिसको बाद में धीरे धीरे सभी ने इसलिए अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उनको लगा कि अब तो मेरे पास मतलब कुछ कहने के लिए सियासी दलों के पास बचा नहीं था कि हम क्या कहें कि क्यों हम चुनाव इस बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो इसको तो मैं शुरुआत से शगुफा हाँ मानता था। लेकिन अगर आप ऋचा राजपूत जी ये कहेंगी कि कांग्रेस ने दिग्भ्रमित किया, उसने झूठी बातें की आरक्षण और संविधान को लेकर के, तो ये तो आपकी तरफ से भी किया गया। कहाँ कांग्रेस मंगलसूत्र छीन ले रही है, कहाँ घर की भैंस खोल करके मुसलमानों को दी जा रही, कहाँ जी, मकान छीन मैं करके आपको मुसलमानों को जवाब दिया जा रहा है। मैं आपको इसका तो ये जवाब तो देना चाहती हूँ। मानस जी, मैं इसका 1-2 मिनट का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, ये तो खबर आपने भी पढ़ी कि किस तरीके से लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर भीड़ लगा रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए और आप मानेंगे नहीं, मैंने उनकी इस कार्ड को स्कैन किया, फिर मैंने उसको पढ़ा कल उनका न्याय पत्र। उन्होंने इस रुपए को देने का वादा बिना किसी शर्त के किया है। उस मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हमारी सरकार बनेगी तो देंगे, नहीं बनेगी तो देंगे। कल मैंने उनका पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ा। मतलब मुझे लगता है कि शायद ये हमारी
बहुत बड़ी कमी रही कि उतना लंबे मैनिफेस्टो को हमें कायदे से पढ़ना चाहिए था। अगर इन्होंने समाज में ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, उस पे बोलना कहीं भी गलत नहीं था। मानस जी, ये तो आप भी मानेंगे कि मंच से सोनिया गांधी जी ने बोला कि हम सबकी जाति पे एक्सरे कराएंगे, हम देखेंगे किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना जमीन है। मानस जी, ये चीज कैसे जनता स्वीकार करेगी कि आज मैंने अपनी कमाई से एक गाड़ी खरीदी, मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है दूसरे से तो उसका कोई एक्सरे कराएगा। तो ये जो एक डर पैदा किया कांग्रेस ने, हमने उसका खंडन किया, लेकिन उस खंडन को भी लोगों ने उसको मंगलसूत्र से जोड़ा, बहस से जोड़ा। देखिए, अगर आप एक्सरे कराएंगे तो आप सोने का भी कराओगे, आप जमीन का भी कराओगे, आप सब चीज का एक्सरे कराओगे, लेकिन कहीं भी आपने जो दूसरा वर्ग था उसके लिए नहीं बोला कि हम वक्फ बोर्ड का एक्सरे कराएंगे, उसके लिए नहीं बोला कि हम उसकी जातिगत में देखेंगे कि कितने लोग बाहर से आके हमारे में घुसपैठ करके बैठे हैं। देखिए, खंडन किया है, जनता तक नहीं पहुंचा, ये हमारी कमी रही, इसको मैं पूरी तरीके से मानती हूँ, लेकिन फिर वही बात है, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने मजहबी ध्रुवीकरण किया, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जनता इतनी जागरूक है, जब वो लाइन लगाएगी, जब आपके वादे पूरे नहीं होंगे, लेकिन जब मोदी जी ने कोई चीज दी तो उन्होंने अकाउंट खुलाया, तब आपका जनधन अकाउंट खुला तो आपके अकाउंट में पैसे आए। आपने तो अकाउंट भी नहीं खुलाया, कहाँ पर 8,000 रुपए भेजेंगे आप खटाखट, और कहीं नहीं लिखा कि आप सरकार बनाने के बाद देंगे। आपने कहा आप हमें वोट दीजिए, अपना पता लिखिए, नंबर लिखिए, घर का पता दीजिए, तब हम आपको पैसे भेजेंगे। तो ठीक है, आगे का समय हम भी देखेंगे कि इनके कितने वादे पूरे होंगे और हम लोग दुगनी ताकत से काम करेंगे। आजम खान साहब, समाजवादी पार्टी ने करीब करीब एक दशक के संघर्ष के बाद, यानी 2014 से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ, वो 2024 में आकर के, यानी जो तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ 2014 के बाद से, उसमें जाकर के आपको कामयाबी मिली। लेकिन अगर देश के पैमाने पे देखा जाए तो भले ही भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पे स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा भरोसा अभी भी लोग देश के पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं। एक जो कोशिश थी ये दिखाने की जनता के बीच की योगी और मोदी को लोग नापसंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ हैं, दरअसल वो नहीं हो पाई। ये अलग बात है कि आपकी सीटें बढ़ गई, यही वजह कि आप बहुमत से थोड़ा सा दूर रह गए। उत्तर प्रदेश से तो आपको कामयाबी मिली, लेकिन बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये तमाम ऐसे राज्य रहे जिन्होंने पूरा खेल आपका बिगाड़ दिया। मानस जी, आप ये नहीं कह सकते। पहले भाजपा हमेशा ये कहती थी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब भाजपा के एजेंडे में एनडीए कभी रहता ही नहीं था, और जब से चुनाव परिणाम आए हैं, अब भाजपा कहने लगी एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। यदि मोदी है मुमकिन है, ये शब्द भाजपा भूल गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है। हम लोग चाहते क्या थे? विपक्ष चाहता ये था भारत जिस तानाशाही की तरफ जा रहा है, जिस डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, भारत को उससे वापस लाया जाए। विपक्ष इसमें कामयाब रहा, और आज जो भी सरकार बनेगी वो तानाशाही की सरकार नहीं होगी, लोकतंत्र विरोधी नहीं होगी, संविधान विरोधी नहीं होगी, आरक्षण विरोधी नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है कि संसद में हम उन्हें हर मुद्दों पे घेर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध काम किए जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। हम चाहते थे कि भारतीय संविधान की रक्षा हो, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा हो और आरक्षण की रक्षा हो, उसमें हम कामयाब रहे। और जनता, देखिए, भाजपा हमेशा नकारती रही कि जमीन पे महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है और किसानों की समस्याएं नहीं है, अग्निवीर की कोई समस्या नहीं है। अग्निवीर की व्यवस्था पे नौजवानों ने 100% भाजपा को नकार दिया है, मतलब 100% नकार दिया। आप देखिए, हरियाणा के परिणाम देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिणाम देख लीजिए, पूर्वांचल के देख लीजिए, कोई भी इलाका देख लीजिए, और युवाओं को जो भीड़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के यहाँ आ रही थी, राहुल गांधी जी के यहाँ आ रही थी, वो यकीनन कहीं न कहीं जोश में थी, वो बूथ तक पहुंची है, इसीलिए ऐसे परिणाम आए हैं। तो ये जो समाजवादी पार्टी की पीडीए की अवधारणा थी और टीम इंडिया का जो एकजुट रूप था, आज उसने कम से कम इस स्तर पे छू लिया है कि सरकार न बन रही हो, लेकिन अगर इनके दो एलाइज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो कि
मतलब चुनाव से चंद दिनों पहले जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इनके नेचुरल एलाइज नहीं है कि बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। चंद दिनों पहले ईडी सीबीआई के दुरुपयोग करके जोड़े जाते हैं कि ये कब इनको धोखा दे देंगे, कब इनके यहाँ से चले जाएंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी और चंद्रबाबू नायडू की क्रेडिबिलिटी में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए कुंवर सिंह निषाद जी के पास चलते हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, एक सवाल जो है वो बहुत तेजी से घूम रहा है कि पिछली बार आप लोगों ने मुसलमानों की बहुत बात की, कहा कि माइनॉरिटीज के साथ, अकलियत के साथ बहुत अत्याचार, बड़ा अन्याय हो रहा है। पिछली लोकसभा चुनाव में 6 मुस्लिम थे, इस बार सिर्फ 5 ही जीत के आ पाए हैं। यानी इस बार जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने लाइन लग लग करके वोट दिया, लेकिन आप नतीजा देखेंगे तो सिर्फ 4 समाजवादी पार्टी के खाते से मुस्लिम आए, 1 आपकी पार्टी से आया। यानी 2019 के मुकाबले 24 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, उनकी भागीदारी और कम हो गई। और इस पर मायावती की उस नाराजगी को भी आप कैसे देखते हैं, जिन्होंने कहा कि आगे से वो मुसलमानों को सोच समझ कर टिकट देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट दिए गए। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया है, लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। आपका सवाल बड़ा ही पेचीदा है, बड़ा मुश्किल भी है। हालांकि आपने जो नाम लिया बहन कुमारी मायावती जी, अप्रत्यक्ष रूप से मायावती जी सबके सामने था कि मायावती जी बीजेपी को बैक फायर कर रही हैं, बैक सपोर्ट दे रही हैं। और मायावती जी के कारण 14 सीटें ऐसी रहीं जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ। यदि मायावती जी बीजेपी अपने लिए चुनाव लड़ती तो शायद ये स्थिति पैदा ना होती, लेकिन मायावती जी का पूरा जो चुनाव कैंपेन था भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए था। तो ये जो परिस्थिति बनी वो इस कारण से बनी है। और अभी का जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, बहन ऋचा जी ने कहा कि हिंदुत्व उनका एजेंडा नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व उनकी विचारधारा है, वो आगे भी रहेगी। वास्तव में इन्होंने यदि यह काम न किया होता, हिंदू और हिंदू को न बांटने का काम किया होता, तो शायद इनकी स्थिति बहुत बेहतर होती। लेकिन इन्होंने राम को बांटने का काम किया, राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, जिसको कि अयोध्या की जनता सहित उत्तर प्रदेश की जनता ने भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया और उसको पूरी तरह से नकार दिया। अभी इन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करना, संविधान को खत्म करना, यह मिथ्या प्रचार था विपक्ष का। तो बहन ऋचा जी को याद करना चाहिए, लल्लू सिंह चौहान जी जो अयोध्या के सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। इनके दूसरे नेता राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। बार बार इनके नेताओं के बयान है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, तो आप लोगों ने नहीं सुना क्या? आप लोग रटी रटाई बातें कितनी बार बोलेंगे? लल्लू जी हार गए ना, उन्होंने गलत बोला, उनको परिणाम मिला। जब मोदी जी ने बोला कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, तो यही तो दुष्प्रचार होता है ना। मोदी जी ने तो पता नहीं कितना झूठ 2014 से बोला है। एक झूठ बोला हो तो बात दूसरी है। 2014 से अगर उनके झूठ को 2014 से अगर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं लगेंगे हम लोग तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था युवाओं को, वो भी नहीं दिया। 15 लाख रुपया हमें आपको देने का वादा किया था मानस जी, वो भी नहीं दिया। किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया था वो आय दुगनी ही नहीं हुई, बल्कि मानस जी बड़ा इंटरेस्टेड है कि 2016 से किसानों की आय जो संस्था यानी एनएसएस वो करती है, एनएसओ, उससे ने आंकलन ही नहीं किया। यानी किसान कहाँ खड़ा है, किसान नीचे चला गया या कहाँ गया, उसने आंकलन ही नहीं किया। यानी मोदी जी जानते हैं कि किसान की आय बढ़ी नहीं है तो आंकलन क्यों कराया जाए, ये स्थिति है।
तो मोदी जी की अब मोदी मैजिक खत्म हो गया। भारत की जनता मोदी पे अब भरोसा नहीं करती है, ये तय हो गया। कुंवर सिंह शाह जी कंप्लीट करिए। जी, देखिए पिछले 10 सालों में कई बार इनके एक वरिष्ठ नेता है, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं है, मोहन राव भागवत, उनके कई बार बयान आए कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे भाई, किस हैसियत से मोहन भागवत कौन होते हैं संविधान की समीक्षा करने वाले? किस संवैधानिक पद पर हैं जो संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं? यह उनकी मंशा जग जाहिर थी। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काम कर रही थी। उस चीज को भारत की जनता स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि इनको 240 सीटें मिली, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और यह सांझे की जो हड्डियां है वो चौराहे पर फूटती है, यह जग जाहिर है। जिन नेताओं का सहारा लेकर ये बैसाखी की सरकार कितने लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर भी अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन देश की जो जनता ने जो जी, देश की जनता ने जो आदेश दिया वो हमको भी स्वीकार है और इनको भी स्वीकार है। हमको खुशी इस बात की हमारी सरकार नहीं बनी, हमें बिल्कुल भी इसका दुख नहीं है। हमें खुशी इस बात की है कि इस देश का संविधान बच गया, इस देश की संस्थाओं का, सीबीआई का, आईटी का, इनकम टैक्स का और बाकी अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा, मीडिया का दुरुपयोग रुकेगा, पुरस्कार का, पैसे का, पावर का दुरुपयोग रुकेगा। हमें इस बात की बेहद खुशी है। चलिए अनुपम मिश्रा जी, अपने डिबेट के मूल सवाल पर आते हैं, क्योंकि आपसे भी समझना जरूरी था। अनुपम मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में एक लाइन में कहें तो बीजेपी को किसने गच्चा दे दिया? क्या हिंदुओं ने गच्चा दे दिया, या दलितों ने जो इंटैक्ट थे, पिछड़ी आबादी थी, उन्होंने गच्चा दे दिया, या इन दो लड़कों की जोड़ी जिनका बीजेपी बहुत मजाक उड़ाती थी 2017 में जिस तरीके से नकारा गया, या हमने देखा 5 राज्यों के चुनाव में, उस जोड़ी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में गच्चा दे दिया? मनोज जी देखें, जहां पे नरेंद्र मोदी से ज्यादा मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा जीत रहे हैं, तो फिर तो आप पूरे बाकी प्रदेश की बात क्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी गुजरात से बनारस आते हैं, और मेरे ख्याल से इससे कौन इनकार करेगा, उन्होंने बनारस में बहुत काम भी किया, और उसके बाद बनारस में से 1.5 लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर 1,70,000 से जीत रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से केरल चले गए, वो 4 लाख, 3.25 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो एकदम आप इसको माने ना, कोई एक आंकड़ा हो तो आप कहें कि इस सीट पे असर पड़ गया, इस सीट पे असर पड़ गया। इसको एक लाइन में मानिए कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को एक वेव थी उसके खिलाफ, जिसको अच्छे लोग समझ नहीं पाए। और हकीकत ये है कि जैसे पहली बात, जो 2017 में जो 2 लड़कों की जोड़ी थी, वो 2017 की, क्योंकि देखिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वोट बैंक नहीं, और चुनाव हो रहा था विधानसभा का। इस बार वही जोड़ी इस बार आपको कमाल करती इसलिए नजर आई क्योंकि कांग्रेस से आपका पैक्ट था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ गया। अनुपम मिश्रा जी, ये बात जो है बहुत सारे लोगों ने कही, कुछ समाजवादी पार्टी लोगों ने बताया, वैसे इस बात की जानकारी आम लोगों में भी है कि जिस वक्त 5 राज्यों के चुनाव में जो तलखी अखिलेश यादव की कांग्रेस के प्रति बढ़ी थी, आपने देखा, चूंकि मैं तो खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मैं चंदौली से शामिल हो गया था और लखनऊ तक आया था मैं साथ ही, बहुत उम्मीद थी कि रायबरेली और अमेठी में अखिलेश यादव शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त तक बात नहीं बन पाई। ये बाद में खबर, मैं वही कह रहा हूँ मानस भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मैं मूल सवाल पे आ रहा हूँ। उस वक्त अखिलेश यादव को तमाम मुस्लिम उलेमाओं ने ये समझाया कि पूरा मुस्लिम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगर आप समझौता नहीं करेंगे। ये उनके लिए बहुत सूटेबल रहा, और मुसलमानों के दबाव में उन्होंने समझौता किया कांग्रेस से, और ये समझौता उनको बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत बेहतर रहा। रही बात अभी जो तमाम, देखिए मैंने तो पहले ही कह दिया कि जहां नरेंद्र मोदी किशोरी लाल शर्मा के कम मार्जिन से हार, मतलब अगर वो किशोरी लाल शर्मा के मुकाबले पिछड़ गए तो फिर अब बाकी प्रदेश की आप क्या अयोध्या की बात करेंगे? लखनऊ से राजनाथ सिंह को आप देख लीजिए, रविदास मृत्रा जैसे कैंडिडेट ने। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको सुनिए तो, इसे सुने तो, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को
कि जब इतनी बुरी तरह, जब नरेंद्र मोदी साहब को आप किशोरी लाल मीणा की कोई तुलना, किशोरी लाल शर्मा की कोई तुलना है, लेकिन आप देख लीजिए शर्मा जी ज्यादा मार्जिन से जीते। पहली बात, राहुल गांधी को मालूम होता कि किशोरी लाल शर्मा इतने मार्जिन से जीतेंगे तो अमेठी पलायन नहीं करते, अमेठी से लड़ जाते दोबारा। लेकिन जो ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार से उनका नैसर्गिक पार्टनर नहीं है, नेचुरल पार्टनर नहीं है, अखिलेश यादव का राहुल गांधी की क्या नेचुरल पार्टनरशिप है? 2 महीने पहले तक वो कह रहे थे कांग्रेस पे भरोसा नहीं करना, धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस को हराने के लिए कहां गए? किसकी नेचुरल, भाई आज की राजनीति में किसकी नेचुरल पार्टनरशिप है? एक बात और सुनिए, क्या संविधान को बदलना, संविधान 100 से ज्यादा बार बदला जा चुका है, 100 से ज्यादा बार। आप कहते हैं आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण की समीक्षा इतनी बार, अरे भाई जब मंडल आयोग लागू हुआ था वो क्या था? आरक्षण की समीक्षा करके ही तो लागू किया था आपने। जब नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ा के 75% कर दिया तो आरक्षण की समीक्षा ही तो की थी आपने। एक आखिरी बात मैं कहूंगा महाराज जी, बात हो रही है एजेंसियों के दुरुपयोग की, तो राहुल गांधी से लेके केजरीवाल से लेके लालू, तेजस्वी और ये राबड़ी से लेकर ममता बनर्जी से लेकर शायद ही विपक्ष में कोई नेता बचा जो एजेंसियों के निशाने पे ना आया हो। एक सवाल फिर भी रह जाता है, इतने मुकदमे और ये रिवर फ्रंट दुनियादारी जितने मुकदमे लॉन्च हुए उसके बाद भी 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने अखिलेश यादव के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया, कोई एजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया। और तो और आय से अधिक का जो मामला इनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि साहब इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए, हमको यादव सरकार से, यादव परिवार से कोई शिकायत नहीं है। तो कम से कम अखिलेश यादव एजेंसियों के दुरुपयोग के कहने वाली बात कहीं से उन पर लागू नहीं होती। उनके तो जो मुकदमे कांग्रेस सरकार में शुरू हुए थे वो मुकदमा भाजपा सरकार में बंद हुआ है, तो वो बात तो आप पहली तो 10 साल कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की नकेल अपने हाथ पे थाम रखी, जब जरूरत पड़ी तब सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, चाहे नहीं, लेकिन मानस जी यही मैं कह रहा हूं ना। लेकिन पहली बात, आरक्षण की समीक्षा बार बार हुई है तभी आरक्षण बढ़ा है। बिना समीक्षा के मंडल आयोग नहीं लागू हुआ, बिना समीक्षा के आरक्षण बढ़ा नहीं। संविधान 100 से ज्यादा बार बदला गया है। नैसर्गिक पार्टनर जिनको कहा जा रहा है, आज तक एक चुनाव सिर्फ बताया जाए जिस चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन ना तोड़ा हो। एक चुनाव और एक पार्टनर, सारे गठबंधन टूटे, कोई नहीं बचा। एक सीबीआई की जो बात हो रही है, उसने अखिलेश यादव के फेवर में हलफनामा दिया और वो मुकदमा जो कांग्रेस, मनमोहन सिंह सरकार, राहुल गांधी की सरकार ने इनके खिलाफ कराया था, उसमें इनको बाकायदा वो मुकदमा बंद कराया। मुझे याद नहीं पड़ता कि सीबीआई ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी ये कहा हो कि साहब ये मुकदमा बंद कर दिया जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है। तो ये सब बातें नहीं। लेकिन फिर से कहूंगा कि जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी किशोरी लाल शर्मा जितना मार्जिन नहीं ला पाए, उस चुनाव में बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। आपको मानना पड़ेगा, सही या गलत, जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और चढ़ के बढ़ के वोट दिया। ऋषभ राजपूत जी, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा और आसान शब्दों में समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जो शिकस्त मिली उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह थी? जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में जो ये लोग कष्ट दे रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो ये तो नहीं है कि अखिलेश यादव 80 की 80 सीटें लेके चले गए हैं। जितनी लोकसभा उन्होंने जीती हैं, अगर हम ये कांग्रेस की सीटों को हटा दें तो अखिलेश यादव ने ज्यादा सीटें तो जीती नहीं है इतनी। आधी सीटें हमने जीती, आधी सीटें उन्होंने जीती। तो ऐसा तो नहीं है कि आधी लोकसभा में महंगाई मुद्दा नहीं था, कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, कि कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। लेकिन एक चीज बड़ी सोचने वाली है कि अखिलेश यादव जी ने अल्पसंख्यक के नाम पे वोट मांगे, लेकिन टिकट कितने अल्पसंख्यक को दिए? या तो अभी ये जो विधानसभा की सीट खाली होने वाली है, मुझे लगता है अखिलेश यादव को किसी गैर यादव या फिर किसी अल्पसंख्यक को चुनाव लड़वाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। हाँ, ये मैं मानूंगी कि ये जो चुनाव रहा, ये चुनाव पूरी तरीके से अपनी पारिवारिक जमीन बचाने के लिए जो दम लगाई है अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस ने, ये चुनाव उन्होंने इस दम पे लड़ा है। दूसरा, जो उन्होंने संविधान के नाम पे रोना रोया है कि संविधान, इन्होंने संविधान बचाया है तो केवल वक्फ बोर्ड का संविधान बचाया है, जिसपे इन्होंने जबरदस्ती जो एक लाइनें बोली थी ना कि वोट जिहाद कर देना जाके। और मुझे आज लग रहा है कि माधवी लता जी ने बहुत अच्छा उस समय पे मुद्दा उठाया था कि उन्हें बुर्का उठा के देखा था कि कौन कितना वोट डाल रहा है और कैसे इतना वोट बढ़ रहा है। आपको भी लग रहा है कि पेपर लीक का मुद्दा
आपको नहीं लग रहा कि जो 69,000 अभ्यर्थी तो बैठे फिर रहे, जो जो बेरोजगारी मत के साथ जी हुआ, जो सरकार तो की मुझे लगता है एरोगेंसी, अब किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ये एरोगेंसी मानस जी नुकसान कर गई। देखिए मुझे तो ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी एरोगेंसी जैसा, क्योंकि आज ही वीडियो में अखिलेश यादव जी का देख रही थी, वो पत्रकार से कह रहे थे कि तुम्हें सबक सिखाएं क्या, समझ में आ रहा है तुम्हें, ये भाषा आज के वीडियो की है। तो मैंने तो कभी नहीं, भी बिल्कुल इस सही तरीके बात की है। मैं एरोगेंसी तो अपनी हमेशा कहता हूँ पार्टी में कि नहीं देखा। अखिलेश, देखिए ये चुनाव, मैं तो खुद समीक्षा कर रहा हूँ इस बात की कि ये चुनाव क्या वास्तव में सपा और कांग्रेस ने जीत लिया या बीजेपी की नाराजगी का सीधा लाभ मिल गया। अनुपम जी, मानस जी ये मैं तो बीजेपी खुद की की समीक्षा की नाराजगी का स्थिति में वोट हूं। जिधर भी शिफ्ट हुआ है ये उधर गया है। देखिए मानस अनुपम जी, जी, मैं उस समय जवाब दे रहा था, दो चीजें मैं नहीं कह पाया, मैं उसको जोड़ दूं, शायद मुझे आपके प्रोग्राम में दोबारा बोलने का मौका ना मिले। पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि जीत लिया, कि नाराजगी का मौका गया, ऋचा जिस आज वीडियो का जिक्र कर रही हैं, उसमें अखिलेश यादव पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि तुमको मैं दूसरे तरीके से ठीक कर दूंगा। अभी दूसरा हाँ, तरीका क्या है, एक पत्रकार होने के नाते मैं जानना चाहूंगा, पहली बात। पत्रकारों को बदतमीजी दूसरी बात करते दूसरी रहते बात हैं, दूसरी उसमें बात कोई नई बात नहीं है, दूसरी बात उनकी आदत में आ गया है। आज मैंने देखा, हाँ, पत्रकारों को लखीमपुर खीरी में मैंने देखा कि किस तरह सेंट्रल फोर्सेस को दौड़ा दौड़ा के जूते चप्पल और बोतले से सिपाहियों ने मारा। आनंद भदौरिया की जीत के बाद वो गंदी गंदी गालियां दी, वीडियो वायरल है। तो वो तो एक बार उनको, मतलब आप सोचे आपकी ना सरकार केंद्र में ना राज्य में, और दिमाग ऐसे हो गया। एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि लखनऊ में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने महिलाएं कांग्रेस का गारंटी पत्र लेके टहल रही है कि 1 लाख रुपया दो, नौकरी दो। तो चलो भाई, यहां आपकी सरकार नहीं है, तो जहां जहां आपकी सरकार है वही दे दो आप मुस्लिम महिलाओं को नौकरी। पहली बात, उनको 1 लाख रुपए रहने की जो गारंटी आपने दी थी, चलिए आपकी जहां सरकार है वहां दे दो भाई, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना का इतना दावा राहुल गांधी ने किया। जातिगत जनगणना आज से 8 साल पहले सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में करा के रखा था। अरे कराना तो दूर यार, तुम उसका आंकड़ा भी रिलीज नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास तो उसमें 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, 3 अरब रुपया खर्च करके आपने जातिगत जनगणना कराई थी। आज 10 साल हो रहा है, आप उसका आंकड़ा दबा के बैठे हुए। तो भाई आप जहां तुम्हारी सरकार है वहां जातिगत जनगणना करा दो, जहां हो चुकी है उसका डेटा रिलीज कर दो। और जो ये मुस्लिम महिलाओं को और बाकी महिलाओं को 1 लाख रुपया खटाखट देने की बात थी, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई बात नहीं, जहां जहां आपकी सरकार है दे दो। चलिए आजम साहब, आपसे भी वही सवाल जो मैंने ऋचा जी से कहा, क्या मानते हैं कि क्या ऐसा मुद्दा रहा जिसकी वजह से आप उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1 दशक के बाद अपनी खोई हुई जमीन को आप वापस फिर से लौटा पाए? कौन सा मुद्दा रहा जो एकदम पिन पॉइंट फोकस इस पे आपने किया होगा कि हाँ ये ऐसा मुद्दा है बिल्कुल हिट कर जाएगा? क्या वो गरीबी था, क्या वो महंगाई था, क्या वो आरक्षण था, या वास्तव में संविधान के मुद्दे पर आप दलित वोट बैंक को अपने पाले में लिया, जो मायावती के साथ मिलने पर भी आपके साथ नहीं था? मानस जी, ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति जो थी उसका दुष्परिणाम है। मतलब भाजपा जो है, अभी भी भाजपा नकारात्मक राजनीति कर रही। हम लोग हमेशा सकारात्मक राजनीति की बात करते रहे। अच्छा आप मानस जी बताइए, एक क्या एक बात लोकतंत्र, बोलेंगे बस, एक सवाल इन्हीं से मेरा हो जाएगा। जिस दिन काउंटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले आपके यहाँ पप्पू यादव से लेकर अखिलेश यादव जी ने इस तरीके का ट्विटर पे माहौल बना दिया था कि मानो कल की तारीख में दंगा होने वाला है, सर पे कफन बांध के तैयार रहो। मतलब कितनी शांति तरीके से काउंटिंग हुई और ये लोग जीते। लेकिन उससे पहले आप ये मानेंगे नहीं कि पुलिस को सड़कों पे घूमना पड़ा कि कहीं इनके यहाँ के गुंडे जो लाल टोपी वाले लोग दंगा न कर दे। ये लोग डंडा लेके ये काउंटिंग बूथ के बाहर खड़े रहे। तो ये आप मत कहिए कि शांति और नकारात्मक, ये बिल्कुल गलत डंडा चीज। लेके लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे, ना कि किसी को मारपीट कर रहे थे, ठीक है। पप्पू यादव जी और ने वो कहा था कि खून अधिकारियों, बहाने को सुनिए, तैयार रहिएगा। अधिकारी गलत सब चीज, गलत। आपके बेईमान हैं, सारे डंडा लेके अधिकारी लोकतंत्र की बेईमान थे। रक्षा मत यहाँ करिए। बेईमान, सारे अधिकारी बेईमान हैं। और कहीं न कहीं उनको आदेशित था कि मानस जहाँ जी काम अब इनका मांगी सही हो चेहरा आ वहां गया आपके निपटा सामने। देना। मानस जी सही और चेहरा आ गया आपके लोकतंत्र की सामने। रक्षा करने के अधिकारी लिए बेईमान, जरूरी था ईवीएम कि खराब, ये कार्यकर्ताओं जीत गए तो को ठीक। कार्यकर्ताओं को जोश दिया जाए, कार्यकर्ताओं को ये कहा जाए कि आप लाठी चलाने के लिए लोकतंत्र की जोश दिया रक्षा जाए। करिए। और लोकतंत्र की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये भारत का संसदीय लोकतंत्र बच गया। पे किस मुद्दे को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था?
हम लोग बिल्कुल मानते हैं। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में जो किसानों की समस्याएं हैं, किसान निरंतर गरीब होता जा रहा है। भारत सरकार की तमाम योजनाएं, तमाम लॉलीपॉप के बावजूद वो गरीब होता जा रहा है। ठीक है, कुंवर सिंह जी। निषाद जी, आप जवाब दीजिए। किस मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं आप? देखिए, हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं वो सबसे पहले हैं। हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, हमारा पूरा का पूरा चिंतन मंथन पूरे के पूरे चुनाव में इसी पर था, पूरा का पूरा फोकस इसी पर था। आम आदमी की समस्याओं को लेकर हमारा फोकस था। इन्हीं चीजों को हम ज्यादा तवज्जो आज भी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले बड़े भाई अनुपम मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और बहुत एक तरह से यह उनका एक ताना भी हो सकता है, और मैं तो इसको सुझाव के रूप में देखता हूं। आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 1 लाख रुपए जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पर देना चाहिए। वास्तव में आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है, और आज ही मैं केंद्रीय नेतृत्व से मैं निवेदन करूंगा व्यक्तिगत तौर पर, उनका क्या निर्णय पार्टी लेती है। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, ऐसे सुझाव पार्टी ने कई बार माने हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर के लिए घोषणा की थी लेकिन उनको पूरा ना कर सके, तो हमने प्रादेशिक स्तर पर उन कामों को करने का काम किया। जातिगत जनगणना कम से कम जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उनमें होनी चाहिए, यह भी बहुत अच्छा सुझाव है, यह भी रहेगा। और बात जो मुद्दे पर जो थी कि हमारा किस चीज पर फोकस था, हमारा फोकस लोकतंत्र बचाने पर था। हमारा फोकस भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करने पर था। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की घोषणाएं थी कि 15 लाख रुपए महीने आएंगे, 2 करोड़ नौकरी हम प्रतिवर्ष देंगे, गरीबों को मकान देंगे और 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसानों का सम्मान करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हम इन चीजों को उजागर भी करना चाहते थे। उसमें बहुत हद तक हम कामयाब रहे, और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ और नफरत की राजनीति है इसको एक्सपोज हमने किया है, और आगे भी हम इस काम को करते रहेंगे। हमारा जो करने का जो मुख्य विषय है कि हमको मुफ्त शिक्षा देनी है, यह हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 12वीं क्लास तक सबको मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हमारा फोकस इस पर रहेगा। महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना चाहते हैं, हमारा मुद्दा इस पर रहेगा। अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, युवाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, हमारा फोकस पहले भी था और आगे भी इन चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की राजनीति है, आरएसएस के एजेंडे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, उसको भी हम पूरी तरह से डटकर उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे और उसको उजागर करने का काम करते रहेंगे। मानस जी, चलिए, इनको मैं एक जानकारी दे दूं। मानस जी, इनको मैं एक जानकारी दे दूं कि इनके यहाँ के प्रवक्ता ने इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी सरकार नहीं आई है। तो आपको केंद्रीय नेतृत्व में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, अच्छा ऋचा जी आप एक मिनट ऋचा जी, 1 मिनट। बहन, आपकी सरकार आई है, मोदी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं और बहुत बड़ी शक्तिशाली, विश्व के सबसे ताकतवर नेता है। हम इस काम को नहीं कर पाए तो मोदी जी को ये काम करना चाहिए। आप भी अपनी पार्टी से रखिए, आप घोषणा करिए, आप घोषणा करिए कि मोदी जी 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए सालाना गरीब महिलाओं को देंगे। आपके मोदी जी को घोषणा करनी चाहिए, भाजपा को घोषणा करनी चाहिए। अरे सुनिए, आपको बता दूं आपके प्रवक्ता ने क्या कहा। नहीं, मैं तो आपको भी सुझाव दे रहा हूँ, इसमें सुझाव यदि गलत है तो आप बताइए ना मुझे। मानस जी सुनिए, मानस जी ये कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए ना, सुझाव गलत है क्या? सुनिए ना, अरे सुनिए तो सुझाव नहीं। अरे हमने 10 किलो राशन देने की बात कही थी, आप 5 किलो से 10 किलो करिए। सुनिए ना, सुनिए मानस जी, अब इनका आप जरा डुअल आवाज बात देखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि हमारी सरकार ने, हम तो नहीं दे पाएंगे लेकिन हम विपक्ष में बैठ के पक्ष से कहेंगे कि तुम दो। मतलब हम ही को देना था तो तुम काहे के लिए अपना मैनिफेस्टो बना के घूम रहे थे। और अगर अग्निवीर और महंगाई बेरोजगारी मुद्दे थे तो फिर हम मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जिस तरीके से पूरा क्लीन स्वीप करके जीते हैं भाई साहब, उड़ीसा, केरल की त्रिशूर लोकसभा क्या शानदार जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसमें बड़े अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, सुधार की गुंजाइश दोनों तरफ से होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि आपको भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिन सवालों पर आप आए थे 2014 में कि महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, देश में रोजगार होगा,
इन असल सवालों पर आना चाहिए। डीजल और पेट्रोल के दाम कहां पहुंचे हैं? सर, चुनाव खत्म होते ही कैसे अमूल के दूध के दाम बढ़ गए, बाद में सभी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिया। आप सोचिए मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा जिसके पास आय के कोई साधन नहीं है, या दिनों दिन उसकी कमाई घटती जा रही है। आपने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। तो कम से कम मुझे लगता है कि सरकार भी इन असल मुद्दों पर विचार करेगी, क्योंकि मैजिक भी तभी तक रहता है सियासत में जब तक जनता उस मैजिक के में बंधी रहती है। एक बार अगर वो जादू टूट जाता है तो आपने देखा इस देश में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का भी वो दौर देखा कि जिस दौर में लोग उनको मसीहा और भगवान मानते थे, और बाद में उसी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ। इस एक समय था जब देश की सियासत में कांग्रेस के बगैर सोचना भी नामुमकिन था। अब आप देखिए उसी उत्तर प्रदेश में 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया कांग्रेस के साथ संघर्ष कर रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही गठबंधनों को इस बारे में मंथन करने की, विचार विमर्श करने की जरूरत है। एक पत्रकार होने के नाते हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, असल में तो जनता ही तय करती है, और जनता ने तय भी कर दिया। चलिए, आप खास सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा राजपूत जी, आप इस चर्चा में शामिल हुई। मोहम्मद आजम खान, आपका भी शुक्रिया। अनुपम मिश्रा जी, कुंवर सिंह निषाद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो गया। वो उत्तर प्रदेश जिसने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार देश की सत्ता तक बीजेपी को पहुंचाने का रास्ता साफ किया, सबसे बड़ी मददगार साबित हुई, जिसने 2 बार एक ही सियासी दल को यानी बीजेपी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रचंड बहुमत दे करके एक नया इतिहास कायम कर दिया। और उसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत हो गई जिसके बारे में शायद ही कभी बीजेपी के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेतृत्व ने सोचा भी नहीं होगा। तो आत्ममंथन की, पुनर्विचार करने की अपनी नीतियों पर बेहद सख्त जरूरत है। इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।